Moving to the next part of our webinar, today's second session will be taken by Mr. Ranjit Singh Yadav ji. He has joined, he has been associated with us. Before, I would like to invite Mr. Ranjit Singh for his presentation. I would like to say a few things about him. Mr. Ranjit Singh has teaching and he is basically working in Rewari, Haryana as a criminal advocate. The his teaching and research skills are distinguishable. He is the resource person who delivered a number of lectures at various universities, institutions, and NGOs. He has presented many of the papers on yoga at national and international levels. He appeared before Justice T.P. Garg Commission 1984 Sikh Rights on behalf of the victims. He appeared a number of cases related to heinous crimes, POSCO Acts, PNDT Acts, etc., and many of the heinous crimes against he has appeared. He has basic interest in yoga makes him a very distinguished personality. We got connected with him, and this is really our privilege to have such resource person who will be sharing his views on reducing the stress. With all due respect and honor, I would like to invite Mr. Ranjit Singh Yadav from Rewari, Haryana to present his lecture and to share his views on creating stress-free platform for the learning in this pandemic COVID-19. Dr. Ranjit Singh Yadav ji, over to you. नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। स्ट्रेस, ये स्ट्रेस जो शब्द है ये हमारी शब्दावली में 30-40 साल पहले नहीं था। ये आयातित शब्द है। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारे शब्द हमने आयात किए हैं फैशन में, यूरोप से। ये यूरोप से आयातित शब्द है और आज ही इतने ट्रेंड में आ गया है, इतने फैशन में आ गया है। यदि कोई बच्चा कहे कि मेरे को स्ट्रेस नहीं है तो इसका मतलब वो स्कूल में काम नहीं कर रहा। और यदि कोई बंदा जो जॉब में है वो यदि ये कहे कि उसको स्ट्रेस नहीं है जॉब का, तो इसका मतलब उसका या तो लो प्रोफाइल है या फिर वो काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह की बातें आज फैशन में आ चुकी। बेसिकली यदि हम स्ट्रेस को ऑब्जर्व करें तो स्ट्रेस क्या है, हमारे जीवन का हिस्सा है। आपने अपेंडिक्स के बारे में सुना होगा। अपेंडिक्स हमारी बॉडी में होते हुए भी वो कोई नुकसान नहीं करती। नुकसान कब करती है? जब अपेंडिक्स ग्रो कर जाती है या ब्रस्ट करती है। तो सेम वे स्ट्रेस हमारे जीवन का पार्ट है, वो हमारे जीवन में रहेगा और होना भी चाहिए, लेकिन उसको बढ़ने से रोकने के लिए व्हाट ऑल मेजर्स वी हैव टू डू, हमें ये देखना है। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए स्ट्रेस लेता है वो बड़ी बातों के लिए लेगा। ये एक जीवन शैली हो जाती है। इट इज अ वे ऑफ लिविंग। जब व्यक्ति स्ट्रेस लेने की आदत में आ जाता है तो वो हर चीज में स्ट्रेस लेगा, हर चीज के अंदर। बेसिकली स्ट्रेस होता क्यों है? हमारी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी जो होती है उसके बीच में जो गैप होता है वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज्यादा होती है, रियलिटी हमारी कुछ और होती है, तो वो जो गैप है वो स्ट्रेस को क्रिएट करता है। अब आप देखिए कि स्ट्रेस की आदत बचपन से ही हमें डाल दी जाती है। जब हम छोटे होते हैं तो माँ कहती है कोई गलती करने पर कि शाम को तेरे पापा को आने दे। अब पापा आ रहे हैं 3 घंटे बाद, अब बच्चा 3 घंटे तक स्ट्रेस में। कोई और बात हो गई तो अब पापा आ गए, पापा ने एक स्ट्रेस और दे दिया। सैटरडे को पेरेंट्स मीटिंग है, उसमें ये तेरी शिकायत में तेरे टीचर को करने वाला हूं। अब सैटरडे तक बच्चा फिर स्ट्रेस में आ, कहीं कैरियर है, कहीं कंपटीशन है, ये सारी चीजें स्ट्रेस क्रिएट करती। लेकिन आपने सोचा कि जब आप खेलते हो तो स्ट्रेस नहीं होता, जब आप मूवी देख रहे होते हो तो आप स्ट्रेस में नहीं होते, जब आप म्यूजिक सुन रहे होते हो तो आप स्ट्रेस में नहीं होते। ऐसा क्यों कि एक एक्टिविटी करते वक्त आप स्ट्रेस के अंदर हैं और दूसरी एक्टिविटी करते वक्त आप स्ट्रेस में नहीं है? कारण यही है कि उस चीज में हमारा इंटरेस्ट है, हम पूरे डिवोशन के साथ वो काम कर रहे हैं।
जिस भी काम में हम पूरे डिवोशन के साथ कर रहे हैं, पूरे कंट्रोल के साथ कर रहे हैं, पूरी तालीमता के साथ कर रहे हैं, उसमें हमें स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमें आनंद भी आ रहा है। आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी रुचि है उसके अंदर। तो जिस भी कार्य में हमारी रुचि है उसमें हम आनंद लेंगे, और जो भी कार्य जो हम नहीं कर पा रहे, हम उसको करने में सक्षम नहीं है, कारण अनेक हो सकते हैं। कारण हो सकता है कि आप उसके लिए कंपिटेंट नहीं है, एक कारण। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि सर आप अनम्यूट कर लें, एक कैंडिडेट के कारण ये टेक्निकल प्रॉब्लम आया है। एक्सक्यूज मी रंजीत सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? रंजीत सर, आप सुन पा रहे हैं? कृपया अपने माइक को अनम्यूट कर लें। हेलो, यस, क्लियर है सर, कंटिन्यू सर। जी आपका माइक म्यूट हो गया था सर। जी सर, अभी ठीक है सर, आपका माइक कुछ मिनट के लिए म्यूट हो गया था। इट इज नाउ ओके सर, यू आर ऑडिबल। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, थैंक यू सर। मैं बता रहा था जी कि मान लो आप जंगल के अंदर एक कॉटेज में रुके हुए हो, प्रकृति का आनंद ले रहे हो, सारी बात है, और आप बहुत अच्छे मूड में हो, लेकिन तुरंत से क्या होता है कि एक शेर नजर आ जाता है आपके घर के आसपास। अब वो शेर आ गया, शेर आ गया तो उसने आपको टेंशन दी। अब टेंशन में कौन नहीं आएगा, स्ट्रेस में कौन नहीं आएगा? या तो हम भरतवंशी भरत हो कि शेर से लड़ने की हमारे अंदर ताकत हो, तो हमें शेर से लेना देना है, क्या दिक्कत ही क्या है? या फिर हम सक्षम नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई पिस्टल नहीं है, कुछ और नहीं है, तो फिर हम स्ट्रेस में आ जाएंगे। अब स्ट्रेस क्या कर रहा है? हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म क्या है कि जिस समय हम स्ट्रेस में हैं या हमें कोई खतरा नजर आ रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, सारे थॉट प्रोसेस को जो एक्स्ट्रा आपके दिमाग में चल रहे होते हैं उनको स्टॉप कर देती है। केवल वाइटल ऑर्गन्स को छोड़कर बाकी सारे प्रोसेस को होल्ड डाउन पे डाल देती है। जैसे इससे पहले आप सोच रहे थे कि 2 दिन यहां रुकेंगे, उसके बाद उससे मिलेंगे, उसके बाद वहां जाएंगे, फिर ये आपकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन जैसे ही शेर दिखा तो प्लानिंग सारी एकदम रुक। वो रुक क्यों गई? क्योंकि रोक दी गई है स्ट्रेस की वजह से। वो बॉडी के मैकेनिज्म ने उसको रोक दिया। रोका इसलिए है ताकि आप पूरा फोकस उस प्रॉब्लम पे कर सकें, उससे बाहर आने के लिए आप तैयार हो सके। आपको भागना है, आपको बचाव करना है, आपको गेट बंद करना है, जो भी आपको करना है, so that you can get focused on that problem only, so that you can save your life. अब जब ऐसी सिचुएशन है, आप खतरे के अंदर हैं, तो खतरे के अंदर होने की वजह से अब आपको एनर्जी भी चाहिए, आपको भागना भी है, आपको मुकाबला भी करना है, आपको और रिसोर्सेज भी करने हैं। तो उसके लिए जो आपकी एनर्जी और चीजों पे खर्च हो रही थी, जैसे आप सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, दिमाग के और हिस्से को शांत कर दिया ताकि वो एनर्जी आपके पास रिटेन रहे, क्योंकि पता नहीं कितनी देर तक खतरा है। उसके बाद डाइजेशन, आपके डाइजेशन को रोक देते हैं, और सारी चीज किडनी विडनी जो भी है उनके प्रोसेस को इसलिए रोक दिया जाता है। केवल वाइटल ऑर्गन्स चलते हैं, क्योंकि आपके हार्ट को ज्यादा सप्लाई चाहिए ब्लड की, क्योंकि आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे, आप उससे मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, तो वो एनर्जी जो है आपकी कंसंट्रेट होके आपको बचाने के लिए प्रेरित कर रही है। अब यहां तक तो सिचुएशन ठीक थी,
कि ये नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होता है, चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई और अन्य जीव है, चाहे हम हैं, सभी के साथ होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत जब आती है जब शेर चला गया, उसके बाद हमने सारे सेफ्टी चीजें एंश्योर कर दी, गेट वेट बंद कर दिया, आराम से लेट गए, लेकिन जैसे ही लेटे एक ख्याल फिर आ गया दिमाग, कहीं शेर दोबारा ना आ जाए। अब उस ख्याल ने हमारे स्ट्रेस को कंटिन्यू कर दिया। अब वो ख्याल हमें फिर उसमें जाए। अब जब तक ये थॉट हमारे दिमाग से निकलेगा नहीं, हो सकता है हम पूरी रात जाग के बिताएं, और तब तक जब तक वो स्ट्रेस क्रिएटेड रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रेस वही है। जब शेर आया था, जो आपने महसूस किया था, शेर दोबारा आ जाएगा, सेम फीलिंग्स आपके अंदर है, और पूरी रात आपको जगा के रखी। और उस जगाने का मतलब क्या है कि पूरी रात तक आपके वाइटल ऑर्गन्स के अलावा सारी चीजें होल्ड पे आ जाएगी। आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको लगातार, क्योंकि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई और हार्ट के अंदर, दो के अंदर मैक्सिमम होगी, बाकी शरीर आपका वो है। तो इसके लिए द थिंग इज, जब तक आप इस विचार को खत्म नहीं करेंगे, इस डर को खत्म नहीं करेंगे, ये स्ट्रेस आपके साथ कंटिन्यू रहे। मैंने उदाहरण के जरिए लिया है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है। कोई भी चीज, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस कोई आ गया, या हमें पता लगा कि स्लो डाउन चल रहा है, उस स्लो डाउन को लेके, चाहे हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारे पास अच्छी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब भी है, इवन देन हम उसको लेकर चिंतित रहते हैं। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए यू हैव टू फील योर इंपॉर्टेंस। हम क्या करते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि हु इज इंपॉर्टेंट, कोई कहेगा बिल गेट्स है, कोई कहेगा ट्रंप है, कोई कहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कोई राहुल गांधी, जिसके जैसे जैसे विचार है। फिर हम कहेंगे और बताओ, तो फिर किसी और का नाम लेंगे, किसी संत का, किसी महात्मा का, किसी हीरो का, किसी पावरफुल पॉलिटिशियन का, इन सब का हम नाम लेते हैं। लेकिन हु इज मोर इंपॉर्टेंट? हम इंपॉर्टेंट है। यदि हम हैं तो वो सारी चीज एग्जिस्ट कर रही है, और हमने अपनी इंपॉर्टेंस को नेग्लिजिबल कर दिया, उनको इंपॉर्टेंस दे दी। इसी तरह से हम अपनी इंपॉर्टेंस को लाइफ में जितनी कम करते जाएंगे, दूसरी चीजों को इंपॉर्टेंस देते जाएंगे, उतना ही स्ट्रेस हमारे जीवन में बढ़ता है। कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस लेते नहीं है। जैसे एक, मैं अपने ही जीवन की एक घटना आपको बताता हूं। एक बार क्या हुआ, अब लॉकडाउन के चलते ही एक मेरे दोस्त से मैंने संपर्क करने की कोशिश की, तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 2-3 दिन में लगातार कोशिश की, नहीं आया। मैं उसके घर पे गया तो उसके मकान मालिक ने कहा कि वो तो लेट आता है, या पता नहीं आता है या नहीं आता। एक दिन मुझे मिल गया अचानक, मैंने उससे पूछा, भाई क्या बात है, तू घर भी नहीं जा रहा, फोन भी नहीं उठा रहा। उसने बताया कि बॉस, हालत बहुत खराब है, नौकरी छूट गई है, और अब क्या है कि जब भी जाता हूं तो मकान मालिक किराया मांगता है। पहले मैं 5 बजे जाता था, मकान मालिक 6 बजे आता था। अब मैं 7 बजे जाने लगा तो वो 8 बजे आने लगा। अब मैं रात को 10 बजे जाता हूँ, चुपचाप जाता हूँ, और सवेरे उसके उठने से पहले निकल आता हूँ। तो किराया मांगने को लेकर एक स्ट्रेस क्रिएट हो गई। मैंने कहा चल तेरी स्ट्रेस से खत्म कर देते हैं तेरी स्ट्रेस को। मैंने कहा तू कब तक दे सकता है किराया? ये मतलब 2 महीने में मेरी पेमेंट आ जाएगी, और 2 महीने बाद में सारा कुछ किराया विराया सब दे दूंगा, फैक्ट्री का भी दे दूंगा, सब दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तेरे मकान मालिक के पास चलते, मैं दे दूंगा उसको। मैं ये कह के ले गया, अदरवाइज तो मेरे साथ जाता नहीं। मैं उसके मकान मालिक के पास पहुंचा, वो मकान मालिक मेरे को भी जानता था। मैंने मकान मालिक को कहा, मैंने कहा देखो जी, इसका नाजुक स्थिति है, इस समय व्यापार भी ऐसा ही चल रहा है, सारी चीजें हैं, ये आपको 6 महीने तक किराया नहीं दे पाए, और यदि 6 महीने के बाद किराया डिले करता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो किराया मैं दे दूंगा। अब क्या हुआ, सिर्फ इस चीज से क्या हुआ, जो मेरी स्ट्रेस थी, मेरे मित्र की जो स्ट्रेस थी, वो स्ट्रेस अब किस पे हो गई? ट्रांसफर मकान मालिक पर। अब उल्टे दिन किसने शुरू कर दिए गिनने? मकान मालिक ने। तो स्ट्रेस लेने का नहीं, स्ट्रेस देने का। हरियाणा के अंदर तो ऐसे किस्से बहुत मिल जाएंगे। स्ट्रेस देने वाले ऐसे भी होते हैं, सवेरे सवेरे एक बंदा दूसरे बंदे को मिलता है तो जनरली ग्रीट करता है, और भाई साहब क्या हाल है, ठीक हो? अब हरियाणा के बंदे किस तरह से स्ट्रेस दे देते हैं, आपके शुभ चिंतक को आप देखिए,
एक बंदे ने दूसरे बंदे से पूछा, और भाई साहब क्या हाल है? उसने थोड़ी सी आंखें चौड़ी करके बोला, क्यों, मेरे क्या हुआ था, तेरे को बीमार दिख रहा हूं? इतना कहते के साथ ही सामने वाला स्ट्रेस में आ गया। वो तो बेचारा उसका हाल पूछ रहा था। अब वो पूरे दिन स्ट्रेस में रहा, औरों से पूछता रहा, बताओ मैंने क्या गलत पूछ लिया, मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था, उसका हाल क्या है? उसने मेरे से कहा, क्या तेरे को मैं बीमार दिखता हूं? अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने मजाक में ऐसा किया, लेकिन स्ट्रेस सामने वाले को हो गया। और उदाहरण देखते हैं, एक दिल्ली से कोई बंदे हरियाणा के अंदर एंटर हुए, रास्ता पूछने के लिए किसी बुजुर्ग जो बैठे हुए थे उनसे पूछा कि बाबा बुरा ना मानो तो आपको थोड़ी सी तकलीफ दें। बाबा ने अपना लठ उठाया, ये बोले तू तकलीफ देख के देख। मतलब कहने का कि वो फ्री है, उनको कोई स्ट्रेस से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसने देखा दूसरा बाबा बैठा हुआ था, तो उससे कहा कि बाबा आप बताइए ये सड़क उस गांव को जाती है? तो बाबा ने तुरंत जवाब दिया, भाई ये सड़क नहीं जाती कहीं भी, जाना तो तेरे को ही पड़ेगा। तो इस तरह की बात, जिसके जीवन के अंदर आनंद है, जो रिलैक्स है, वो स्ट्रेस देता है दुनिया को, वो स्ट्रेस नहीं लेता। ऐसा ही एक घटना और आपको हरियाणा की बताता हूं। हुआ यूं कि एक बार मियां बीबी की झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ का, और हस्बैंड ने नए कपड़े पहने, और नए कपड़े पहन के और उसकी बीवी से कहा कि मेरे लिए चूरमा बना दे। तो उसने कहा, भाई नए कपड़े पहन रखे हैं, चूरमा बनवा लिया, कहाँ जा रहा है? ये बोला, मैं तेरे से दुखी हूं, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। तो बोला सुसाइड करने जा रहा है तो ये लेके क्यों जा रहा है, चूरमा क्यों लेके जा रहा है? तो हो सकता है ट्रेन लेट हो, भूखा थोड़ी मरूंगा। तो मतलब कहने का ये है कि इस तरह की ये आपकी जीवन शैली हो जाती है। आप छोटी छोटी बातों पे चाहे स्ट्रेस लें, चाहे आप दूसरों के लिए स्ट्रेस का कारण बने। इसी तरह से हम क्या करते हैं, स्ट्रेस हमारे जीवन में कैसे आती है? कहीं रिलेशनशिप के जरिए, रिलेशनशिप स्ट्रेस का कारण बनते हैं। एक केस मेरे पास आया, अब आप देखिए किस तरह से, एक डिवोर्स का केस मेरे पास आया, और मैं डिवोर्स का केस लड़ ही रहा था, इतने में एक शख्स और आ गया जिसके अगेंस्ट डिवोर्स का केस था। हस्बैंड, मैंने जो फाइल किया हुआ था वो वाइफ की तरफ से फाइल किया हुआ। हस्बैंड मेरे पास आया, मेरे से रिक्वेस्ट करने लगा कि डिवोर्स जल्दी से जल्दी करा दो भाई साहब, मैं बहुत दुखी हूं। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति और मिलने आया, वो ये बोला, भाई साहब डिवोर्स कितने दिन में हो जाएगा? मैंने कहा आप कौन? ये बोला, जी मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूं, इस लड़की से, जितनी जल्दी डिवोर्स हो जाएगा मैं शादी कर लूंगा। अब आप देखिए, लड़की एक है, एक उससे पीछा छुड़ाने को तैयार है, और दूसरा उससे शादी करने को आतुर है। तो इसका मतलब लड़की की हैबिट्स, लड़की के एट्रीब्यूट्स, लड़की का सारा कुछ चाल चलन सब एक जैसा ही तो है, लेकिन दो व्यक्ति की मानसिकता के ऊपर उस लड़की का उसको सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग हो। एक उसको दूर करना चाह रहा है, एक उसको पाना चाह रहा है। तो मतलब कहने का ये कि स्ट्रेस इस बात पे डिपेंड करता है कि हम जीवन को लेते किस तरह से, हम किन परिस्थितियों को किस तरह से लेते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो आपको कहीं किसी जरूरी काम से जाना है, आप जरूरी काम से जा रहे हो, रेड लाइट है, उसके बाद और कोई जाम लग गया, आप थोड़े से और आगे बढ़े, फिर आपने देखा कि एक लड़का बहुत रैश सी ड्राइविंग करते हुए और बिल्कुल आपके आगे से कट मारता हुआ निकल गया। आपको क्या प्रतिक्रिया दोगे? आप नालायक हैं, ड्राइविंग करनी नहीं आती, इस तरह से, ये सारी चीज आपकी धारणा इस तरह से बन गई। लेकिन आपको पता लगता है कि ये लड़का रैश ड्राइविंग करके इसलिए जा रहा था क्योंकि इसके भाई को ब्लड की जरूरत थी और वो ब्लड देने के लिए जा रहा था। तो अब आपके दिमाग में क्या आया कि यार उस समय तो जाना ही चाहिए इसको, जब भाई की जिंदगी का सवाल है तो ड्राइव करे ही करेगा। जो स्ट्रेस आपने लिया, जो टेंशन आपने ली, जो गुस्सा आपने दिखाया, वो सारा किस में बदल गया? सिंपैथी में बदल गया। हम जर्नली इस दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और यही स्ट्रेस का कारण, और दुनिया हमारे हिसाब से चलती नहीं है। आइए कहानी के जरिए देखें। मैंने उपनिषद के अंदर एक कहानी पढ़ी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। हुआ यूं कि एक बार एक जंगल के अंदर एक मगरमच्छ शिकारी के जाल में फंस गया। 3-4 दिन तक मगरमच्छ जो था वो जाल में फंसा रहा। उसने बहुतों को रिक्वेस्ट की कि मुझे जाल से आजाद करा दो, लेकिन किसी ने नहीं कराया। तभी वहां से एक 7-8 साल का लड़का गुजरा। मगरमच्छ ने निवेदन किया कि भैया मुझे आजाद करा दो। लड़के ने कहा, भाई अभी 1 महीने पहले मेरे टीचर ने पढ़ाया है मगरमच्छ की और बंदर की कहानी, तू कितना धूर्त है, तू अपने दोस्त का ही कलेजा लेने के लिए चला गया था।
तो उसने कहा नहीं नहीं, समय बीत गया उन बातों को, तो भैया हमने पश्चाताप किया, हमें भी यहाँ रहना है इस धरा के ऊपर, तो हमने परिवर्तन कर लिया। तो उसने दूसरा सवाल दागा कि घड़ियाली आंसू भी तो होते हैं। ये बोले नहीं भाई, कोई आंसू नहीं है, और आप माने मैं एहसान उतारूंगा और आप मुझे आजाद करा दें। लड़के को दया आ गई, उसने जैसे ही उसका मुंह खोला, खोलते साथ लड़के की टांग पकड़ ली मगरमच्छ ने। कहा 3 दिन से भूखा हूं भाई, कहाँ जाऊंगा, तेरे से अच्छा शिकार कहाँ मिलेगा, नरम नरम गोश्त है। अब लड़के ने कहा ये तो भाई गलत बात है, आप तो मेरे साथ गलत कर रहे हो। तो उन दोनों का वाद विवाद चल ही रहा था, इतने में ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। लड़के ने कहा कि देखो चिड़िया से पूछ लो, इसने सारा घटनाक्रम देखा है, यदि चिड़िया कहेगी वैसा मान लेंगे। मगरमच्छ ने कहा ठीक है। लड़के ने कहा चिड़िया से कि आप बताओ क्या ये मगरमच्छ सही कर रहा है, आपने सारी घटना देखी? तो चिड़िया ने कहा हाँ बिल्कुल सही कर रहा है, जमाना ही ऐसा है, जिसका दाव लगता है वो अपना काम कर जाता है। उसको लड़के को बड़ा वो हुआ कि भाई कैसे कह रहे हो आप? ये मतलब देखो, ईश्वर ने रेंगने वाले जीव बनाए हैं जमीन के लिए, लेकिन उसका अतिक्रमण करके सांप पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और मेरे बच्चों को खा जाता है, मेरे अंडों को खा जाता है। तो यहाँ तो जीवन में तो ऐसा ही चलता है, जिसका दाव लगा वो। अब लड़का बड़ा निराश हो, उसने कहा कि चलो दूसरा कोई आता है उससे पूछ लेते। अब दूसरा इतने में गधा गुजरा वहां से, तो गधे से पूछा, गधे को सारा दृष्टांत सुनाया उसने कि ऐसे ऐसे हुआ, अब आप बताओ। तो गधे ने कहा ये मगरमच्छ बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। मैं जब तक जवान था, कुम्हार का काम कर रहा था, तब तक उसने अच्छा खाना दिया, सारी चीज दी। अब मैं बूढ़ा हो गया तो उसने लात मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब कभी घास मिलती है कभी नहीं मिलती, जीवन को ढो रहा हूं बस। लड़का बड़ा हताश हो गया कि ये तो मरने के काम हो गए, इसको तो गलत आजाद कराया। तभी इत्तेफाक से इतने में एक खरगोश वहां से आया। लड़के ने कहा कि भाई ये फाइनल है, इससे पूछ लेते हैं, यदि ये जो भी कहेगा वो ठीक। अब खरगोश ने मगरमच्छ से कहा कि ऐसा थोड़ी है, दुनिया इस तरह से थोड़ी चलती है, ये तो जैसे को तैसा होता है। आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करोगे आपको बुरा मिलेगा। अच्छाई के ऊपर ही ये धरती टिकी हुई है और अच्छाई हमें करनी ही करनी चाहिए। अब ये सारी बात सुनते हुए मगरमच्छ जैसे धीरे धीरे बोल रहा था, उसने कहा यदि तेरे में हिम्मत है तो तू मेरे से शास्त्रार्थ कर, मेरे से बात कर, मैं अपनी बात को प्रूव करूंगा कि अच्छाई का बदला अच्छाई में हो। मगरमच्छ ने उसका मुंह में लड़के की टांग थी, धीरे से बोला कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा तो ये लड़के की टांग छूट जाएगी, ये भाग जाएगा। तो खरगोश ने कहा कि तू मंदबुद्धि तो था ही, तू बलहीन भी है। अरे तेरे पास तो इतनी ताकतवर पूंछ है, तू यदि ये जाने लगे तो एक पूंछ मारना और ये लड़का वहीं मर जाएगा। तो तेरे को क्या डर है, तू बलहीन भी हो गया, बुद्धिहीन तो था ही। लड़के उसने उकसाया खरगोश ने, तो शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गया। जैसे उसने मुंह खोला, उसने लड़के को कहा कि तू भाग यहां से, और लड़का भाग गया। तो क्योंकि मगरमच्छ भूल गया था कि उसकी पूंछ तो अभी जाल में ही, उसने लड़के को कहा कि अभी गांव से कुछ लोग बुला के ला और इस धुर्त को भी मार। खरगोश वहीं बैठा हुआ था। लड़का गांव में गया, अपने सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, सब उसको मारने के लिए आ गए। साथ में उसका पालतू कुत्ता भी आ गया लड़के का। अब सब आनंद ले रहे थे, खरगोश उसको मारते हुए देख रहा था, आनंद ले रहा था, और कुत्ते की नजर किस पे पड़ी? खरगोश पे। और कुत्ते ने झपट के उस खरगोश को खत्म कर दिया। तो मतलब कहने का ये, दुनिया के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहेगी। यदि इसका दर्द आप अपने जीवन में उतारोगे, आपका काम था वोट देना, लेकिन आप यहां बैठ के डिसाइड करते हो कि चाइना पे क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। आप कितना समय दे रहे हो पॉलिटिक्स को? आधा घंटा, 1 घंटा। लेकिन जो संसद में बैठे हैं वो पूरा दिन इसी पे काम करते हैं, पूरा स्टाफ मिला हुआ है उनको, बहुत सारे लोग मिले हुए इस काम के लिए, पूरी रक्षा प्रणाली है, पूरा सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब उनके लिए काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि हमसे बेहतर निर्णय ले रहे होंगे, या नहीं भी ले रहे होंगे तो यह तो निश्चित है कि हमारे निर्णय उनसे बेहतर नहीं हो सकते, या हो भी सकते हैं तो हम ऐसा है, हमारे निर्णय वहां तक पहुंचे कैसे? तो हम उन बातों के लिए बेसिकली स्ट्रेस लेते हैं जो बातें हमारे जीवन में उनका कोई लिंक ही नहीं होता। और इस तरह छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेते लेते हमारी जीवन शैली ऐसी बन जाती है, हमारा जीवन जीने का तरीका इस तरह का बन जाता है कि हम स्ट्रेस के आदी हो जाते हैं।
एक कहानी और लेते हैं, जिसने स्ट्रेस नहीं लेना वो नहीं लेगा। स्ट्रेस बेसिकली आपका एक थॉट प्रोसेस है, आप रियलिटी को किस तरह से एक्सेप्ट करते हो, वो स्ट्रेस का कारण है। यदि आप यथार्थ से दूर हो तो स्ट्रेस है, यथार्थ के नजदीक हो तो स्ट्रेस नहीं। हुआ यूं, एक कहानी और इसके जरिए मैं बताना चाहूंगा कि जिसने स्ट्रेस नहीं लेना वो नहीं लेगा, और स्ट्रेस नहीं लेने से क्या होता। बहुत पुरानी बात है, उस समय में गुलाम प्रथा थी, गुलामों की मंडी लगती थी, गुलाम बेचे जाते थे। ये तो आपने अमेरिका में भी सुना होगा। अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट थे तो उस समय गुलाम प्रथा उस समय तक भी थी। तो राजा क्या करते थे, जब मंडी लगने वाली होती थी उससे पहले अपने सैनिकों को भेजते थे राज्य में चारों तरफ, और जो हट्टा खट्टा व्यक्ति दिखाई देता था कि अप्रोप्रिएट है, ताकत है इसके अंदर, अच्छा बिल्टअप है, तो उसको गुलाम के रूप में वो पकड़ कर ले आते थे। राजा के जो सिपाही थे वो गए तो उनको एक लंबा तगड़ा, एक अच्छा हट्टा खट्टा व्यक्ति नजर आया, तो उन्हें तुरंत उसको जब दबोचने की कोशिश की। उसने कहा, रुको भाई रुको, क्या बात है, किस लिए इतने आतुर हो रहे हो? उसने कहा, भैया हमें आपको गुलाम बनाना है। और तुरंत हथकड़ी निकाली, बेड़ी निकाली लगाने के लिए। उसने कहा, रुको रुको, आप गुलाम बनाना चाहते हो ना, तो हथकड़ी बेड़ी लगाने की क्या जरूरत है, मैं सहज स्वीकार कर रहा हूं आपका गुलाम होना, चलो। उन्होंने कहा, इससे अच्छा क्या होगा, ये तो अपने आप से ही बनना चाह रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यहां से रास्ता लेते हुए नगर पहुंचेंगे। उसने कहा, ये रास्ता ठीक नहीं है, आप इस रास्ते से जाएंगे तो खतरे हैं, इसमें डाकू भी मिल सकते हैं, आप इस रास्ते से जाइए। उन्होंने उसकी बात मान ली। रास्ते में पहुंचे, खाना खाने का समय हो रहा था, उन्होंने कहा कि यहाँ खाना खा लेते हैं। उस जो गुलाम बनाने का जिस व्यक्ति को उनका इरादा था, उसने कहा कि यहाँ खाना मत खाइए, इससे भी सस्ता और बेहतरीन खाना थोड़ी सी आगे मिलेगा, वहां खाइए। उन्होंने कहा ठीक है, वहां खाना खाया। अगले दिन सवेरे मंडी में पहुंच गए। मंडी में पहुंच गए तो 3 4 5 राजा इकट्ठे होकर जा रहे थे, सबको देख रहे थे, उनकी कीमत लगा रहे थे। तो जैसे ही 4 5 राजा वहां पहुंचे, उन्होंने कहा, ये गुलाम कितने में खरीदोगे? तो उस व्यक्ति ने कहा, गुलाम नहीं खरीदेंगे, मैं मालिक खरीदूंगा। आप गुलाम कैसे खरीदोगे? उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये गुलाम की इतनी औकात, इतनी बात कर रहा है। उसने कहा, तू तो गुलाम है, क्योंकि मैं गुलाम नहीं हूं। कैसे गुलाम हूं, आप बताइए। उन्होंने कहा, सिपाही वहां खड़े थे, बताओ भाई, आप बेड़ी लगाना चाह रहे थे? ये बोला, हाँ जी लगाना चाह रहे थे। मैंने मना किया तो आपने नहीं लगाई? उन्होंने कहा, हाँ जी नहीं लगाई। तो बोले, बस हाँ ना में जवाब देना, आगे बताओ, आप इस रास्ते से जाना चाह रहे थे? जी जाना चाह रहे थे। मैंने मना किया तो आप नहीं गए? जी नहीं गए। आप यहाँ खाना खाना चाह रहे थे? जी बिल्कुल चाह रहे थे। मैंने मना किया तो आपने जहां मैंने कहा वहां खाना खाया? उन्होंने कहा, बिल्कुल खाया जी। तो बोले, फिर बताइए गुलाम कौन हुआ? मेरी आज्ञा का पालन तुम कर रहे थे या मैं कर रहा था? आप मेरी आज्ञा का पालन कर रहे थे। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने बोला, इसको मैं किसी को नहीं बेचूंगा, इसको मैं खुद रखूंगा, इसको मैं देखता हूँ। राजा अपने महल में ले गया और उसको कहा अपने सेवकों को कि इसका एक पैर तोड़ दो। तो उसने तुरंत से अपने दोनों पैर आगे किए। ये बोले, महाराज कौन सा पैर तोड़ना चाहोगे, लेफ्ट या राइट? राजा को और गुस्सा आया। ये बोले, इसका हाथ भी तोड़ दो। ये बोले, कौन सी बाजू पहले तोड़ना चाहोगे, राइट या लेफ्ट? राजा ने कहा, ऐसा क्यों, तू इतना आतुर क्यों हो रहा है हाथ पैर तोड़वाने के लिए? ये बोले, ताकि आप मेरे गुलाम हो जाएं, मेरे को बैठा बैठा खाना खिलाएंगे, हाथ पैर तोड़ने के बाद मैं कुछ करने लायक तो रहूंगा नहीं, तो आपको बैठे बैठे ही मुझे सारा कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, तो मैं आपका गुलाम नहीं, आप मेरे गुलाम हो जाए। तो राजा ने देखा कि बंदा तो दिमाग रखता है, तो उसको उपयुक्त कहीं भी जगह लगाया होगा। मतलब कहानी हम यहीं तक रखते हैं। कहने का भाव ये है कि चीजों को जिस तरह से हम स्वीकार करते हैं उस तरह की चीजें हो जाती हैं। सबसे बड़ा कारण है मोटिवेशनल स्पीकर्स। हम जाते हैं आजकल यूट्यूब के अंदर, यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर्स दुनिया भर के, वो आपको मोटिवेट कर देंगे। ये हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते, ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं, बड़ी बड़ी बातें, किससे, ऐसा करके आपको इतना पंप कर देते हैं, गुब्बारे की तरह आपको फुला देंगे, और आप सोचोगे बस कल से यही करना है। लेकिन कल से करने के लिए क्या आपका समय, क्या आपका शरीर, क्या आपकी मानसिकता, क्या आपकी धारणाएं, वो सारी चीज उसके अनुकूल भी तो होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने सफलता पाई है उसने किन परिस्थितियों में पाई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप के अंदर अलग है। जिस तरह से हमारी शक्लें अलग है, हमारे थंब इंप्रेशन अलग है, हमारी रेटिना अलग है, उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग स्वभाव लिए हुआ है।
आप कह ही नहीं सकते कि किन्हीं दो व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा मिले, कभी भी नहीं हो सकता। जब हमारे स्वभाव एक जैसे नहीं है, एक माहौल में जुड़वा भाई रहते हुए भी भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि उस व्यक्ति ने इन परिस्थितियों में ये किया, आप भी ऐसा ही करोगे? हो सकता है आप उससे बेहतर परफॉर्म कर जाओ, हो सकता है आप ना भी कर पाओ, संभावनाएं अंतहीन है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसके सामर्थ्य, उसके साहस, उसकी फैसिलिटीज, उसकी एबिलिटीज, इनको ना देखकर, उनसे अपनी एबिलिटीज को मैच ना कर कर सीधा हम किसको मैच कर जाते हैं? सफलता को, कि इसने ये सफल हुआ है तो इसको भी होना चाहिए। 4-5 दिन पहले आईएएस का रिजल्ट आया। रिजल्ट आया तो सभी बच्चों की वाट लग गई, देख पड़ोसी का बच्चा आईएएस बन गया, तू अभी तक नहीं बन पाया, तू नालायक, ये है वो है। हम देखें हमने अपने समय में क्या किया था, वही सारी फैसिलिटीज, हमारे माँ बाप ने भी यही बातें हमें कही थी, हमने जैसा परफॉर्म किया वो हम जानते हैं। अब हम भी वही बातें कह रहे हैं। हम यथार्थ तो क्यों नहीं अपनाते? हम रियलिटी के नजदीक क्यों नहीं होते? हम सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते? यही स्ट्रेस का कारण, जब हम सच्चाई से दूर होते। अब सच्चाई से दूर होने का कारण यही होता है कि वहां हमारे जीवन के अंदर झूठ का समावेश हो जाता है। हम अपनी नाकाबिलियत के कारण दूसरों में ढूंढने लगते हैं। एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री थे, जो पैसा ना होने के कारण तैर के जाते थे। एक तरफ अब्दुल कलाम है, जो अखबार बेचकर उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। और एक तरफ हम हैं। यदि मेरे से पूछा जाए कि जीवन में आप कामयाब क्यों नहीं हुए, तो हम कहेंगे मेरे माँ बाप गरीब थे, मेरे माँ बाप को पता ही नहीं था, हमारे गांव में स्कूल नहीं था, इत्यादि इत्यादि। ये सारे कारण क्यों? ये सारे कारण झूठ है। जहां चाहा वहां रहा। यदि मैं करना चाहता तो मैं भी उस लिस्ट में अपना नाम लिखा सकता था, मेरा नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाता, लोग मुझे याद करते। लेकिन मैंने ये आदत बना ली, अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर डालने की जो आदत है, यही स्ट्रेस क्रिएट करती है। मैं तो भाई साहब कर लेता, लेकिन मेरे साथ तो ऐसी मजबूरी, मैं तो ऐसा भी कर देता लेकिन ऐसा हो गया। आप बताओ अब यही माहौल आज के दिन में बना हुआ है। एक्चुअल के अंदर टीचर्स को नॉर्मल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि एक क्लास लेने के लिए कैमरे को फेस करने की आदत टीचर्स को नहीं थी। पढ़ाते पढ़ाते भूल गए, कुछ चीजें उनके ध्यान में नहीं आ रही। एक बार वीडियो बनाया, इम्प्रॉपर बन गया, प्रोनाउंसिएशन की गलती हो गई, उसको दोबारा बनाया। 4 वीडियो बनाने के लिए पूरा दिन टीचर का लग गया। और पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? नो स्कूल नो फीस। उनका दृष्टिकोण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने स्वार्थ से ग्रसित है। जब तक हम चीजों को निष्पक्ष देखना शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम चीजों को बिल्कुल इनडिफरेंटली, अनबायस देखना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम इस स्ट्रेस के शिकार होते ही रहेंगे। स्ट्रेस, सुख दुख होता भी यही है। हम दुख को हमेशा आमंत्रित करते हैं, सुख का कभी स्वागत नहीं करते। आपने कभी नोटिस किया है, जिस तरह से दुख हमारे जीवन में आता है, वो कोई हम कोई इनविटेशन थोड़ी देते हैं, उसी तरह से सुख आता है। सुख के लिए भी हम निमंत्रण नहीं देते, सुख भी इसी तरह से आता है। आप ही किसी मित्र से मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा मित्र बन गया, आप कुछ चाह रहे थे, उसने मदद कर दी। और दूसरी तरफ ये है, आपको किसी ने धोखा दे दिया। तो ये दोनों बातें क्या है? दोनों चीजें आपके साथ घटित हो रही हैं। जहां आपको किसी मित्र ने सहायता पहुंचाई है, वहां किसी ने धोखा भी दे दिया। तो जीवन के अंदर सुख और दुख, ये दोनों चलेंगे ही। हम इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? सुख आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन दुख आता है तो हम उसको निकालना चाहते हैं। यदि हम असलियत में इस बात को देखें, इस बात पे गौर करें, तो यदि आपको केवल सुख ही सुख दे दिया जाए ना, तो भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। आप सवेरे जितने बजे उठना चाहें उतने बजे उठें, जितने बजे खाना खाना चाहें उतने बजे आपकी डाइनिंग टेबल पे तैयार हो, जितने बजे घूमने निकलना चाहे नीचे गाड़ी तैयार हो, जितने बजे सोना चाहे एसी कमरे के अंदर एसी लगा हुआ बढ़िया तैयार हो, जो आप करना चाहें। मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसी लाइफ आप 15 दिन से ज्यादा नहीं जी सकते। 15 दिन में भी उसमें बोर्डम आ जाएगी, आप बोर होना शुरू करें। जिंदगी के अंदर नमक चाहिए ही चाहिए।
ये पूरा चीजें विपरीत पे ही टिकी हुई है। यदि विपरीत हमारे जीवन के अंदर नहीं है, हमारा जीवन नहीं चल सकता। पूरा संसार विपरीत पे है। यदि दिन है तो रात है, यदि रोशनी है तो अंधेरा है, यदि सुख है तो दुख है, यदि गर्म है तो ठंडा है। विपरीत नहीं होगा तो आप उस चीज को परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे। यदि वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, सुख एग्जिस्ट कर रहा है, तो सुख इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि आपने दुख का मजा चखा है। वो दुख ही कारण है सुख का। मान लो आप 1 किलोमीटर बड़ी आसानी से चले जाते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है मॉर्निंग वॉक पे, लेकिन वही डिस्टेंस के लिए आपके सिर पर 10 किलो वजन रख दिया जाए, तो आप वहां पहुंचकर क्या महसूस करोगे? जैसे ही वो वजन आपका 1 किलोमीटर पे हटा तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आप कहोगे भाई बड़ा मजा आ गया, रिलैक्स हो गया। इसमें चलने ना चलने का कोई थोड़ी था, इसमें यह था कि आपने बोझ कितना ले रखा था, वो बोझ ही तो हटा है। स्थिति तो आपकी वही है, जैसे आप रोज करते थे काम वैसे आज आपने किया है, लेकिन रोज आपके सिर पे बोझ नहीं होता था, आज बोझ था। तो बोझ हटने से आपको इतनी आनंद की अनुभूति क्यों हुई? वो आनंद की अनुभूति इसीलिए हुई है कि इस वजन ने आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए वो प्रेरित किया था, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। तो लाइफ में भी ऐसा ही है कि सुख का आनंद वही व्यक्ति ले सकता है जो दुखों के अंदर से होके निकला। आप एसी गाड़ी में चल के आते हैं, किसी घर पहुंचते हैं, आपसे पूछता है भाई साहब पानी लेंगे? आप कहते हो नहीं अभी तो यहीं से आया हूं, या दे भी दिया पानी तो 1 गिलास पानी के आपने 2 सिप ली और रख दिया। लेकिन एक जो मैराथन करके आ रहा है वो, उससे आप कहेंगे पानी लेंगे, आपके कहने से पहले वो पानी मांग लेगा, क्योंकि पानी का आनंद ही वो लेगा जिसने अपने आप को तपाया है। स्ट्रेस आपके जीवन में तब तक ही है जब तक आप सुख की चाह रखते हो। सुख की चाह खत्म हुई। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बहुत दिनों पहले की बात है, मैंने ज्योतिष सीखा था। ज्योतिष इसलिए सीखा था कि मैं देखना चाहता था कि ज्योतिष के अंदर कितनी सच्चाई। मेरे पास आया, आके बोला भाई साहब बहुत दुखी हूं। क्यों दुखी है भाई? वो ट्रांसपोर्टर था बेसिकली। ये बोले देखो 3 ट्रक में तो टायर चेंज होंगे, एक ट्रक का इंजन आ गया, अभी उसका इंजन रिपेयर होगा, एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। तो मैंने कहा इसमें मैं क्या हालत देखूंगा, मैं तेरे क्या ग्रह देखूंगा? यदि तेरे को ये पता नहीं है, तू ट्रांसपोर्टर होने के बाद ही तेरे को नहीं पता कि इतने किलोमीटर चलने के बाद टायर को रिप्लेस करना जरूरी होता है, इतने किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी के इंजन का काम कराना होता है, तो ये चीजें फिर तो इसका मतलब यू आर नॉट अ बिजनेसमैन। ये तो अच्छे बिजनेसमैन के गुण है। और दुख इसलिए है क्योंकि आपने एक अच्छे बिजनेसमैन के गुण नहीं है। आपको पता होते हुए भी कितने किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद टायर रिप्लेस होंगे, आपने पहले से क्यों नहीं मैनेज किया? तो दिस इज नॉट दुख, दिस इज मिसमैनेजमेंट। और मिसमैनेजमेंट ही स्ट्रेस का कारण है। यदि आप उसको मैनेज करके चलते, आपको पता था 1 लाख किलोमीटर पे होगा, आप 5-5 रुपए भी डेली डाल देते टायर रिप्लेसमेंट के नाम पे, तो यू हैव सेव्ड अ लॉट। आप आराम से रिप्लेस करा सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि मिसमैनेजमेंट जो है वो स्ट्रेस का कारण। जब आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, अपने बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाते, अपनी चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, या तो आप काबू से बाहर हो जाते। आपने कभी 21 साल कह रहा हूं, सॉरी, जितनी भी आपकी उम्र है, मान लो 50 साल है, 40 साल है, 20 साल है, 30 साल है, कभी ऐसा अपनी लाइफ के अंदर देखा कि आपकी माँ ने ये कहा हो कि बेटा आज खाना नहीं मिलेगा, आज आपको भूखा ही सोना पड़ेगा, और कारण ये बताया हो कि तेरे उस सिलेंडर लाने के लिए आता, तेरे उस सिलेंडर नहीं लेकर इसलिए खाना नहीं बने? मुझे याद नहीं आता। मेरी 42, 45 साल, 50 साल की उम्र के अंदर मेरी माँ ने कोई ऐसा दिन हो जब अपने बच्चों को, मेरी क्या किसी की माँ ने कोई ऐसा दिन हो कि भूखा सुलाया हो। चाहे माँ अनपढ़ है, चाहे पढ़ी लिखी है, क्या है ये? चिंतन है, चिंता नहीं है। उसको पता है कि मेरे बच्चे भूखे सोएंगे, इसलिए शी इज मैनेजिंग द थिंग्स। उसको स्ट्रेस नहीं होती खाना बनाने की कि रात को मेरे बच्चे आएंगे, वो स्ट्रेस नहीं लेती। वो हंसी खुशी आपके सामने खाना परोसती है। रात को 12 बजे 1 बजे भी बच्चा आता है तो कहती है बेटा खाना खा के सोना, तूने खाया या नहीं खाया? उसको पता है कि बाहर किसी पार्टी में गया है बच्चा,
खा के आया होगा, उसके बाद भी पूछती है बेटा खाना खा लिया था अच्छे से, नहीं खाया तो 2 मिनट लगेंगे बनाए थे। व्हाई इज इट सो? व्हाई डोंट शी टेक स्ट्रेस? क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि आपसे लगाव है, उस चीज से प्यार है, उस चीज में इंटरेस्ट है, आपको भूखे नहीं सोने देना चाहती। किसी भी चीज को मां की तरह पालोगे। यदि अध्यापक मां की तरह हो जाए तो बच्चों में स्ट्रेस नहीं आएगा। यदि बिजनेसमैन मां की तरह अपने बिजनेस को संभालने लगे, इतनी केयर करने लगे, तो स्ट्रेस जीवन में उठेगा ही नहीं। तो बेसिकली स्ट्रेस का रीजन है मिसमैनेजमेंट। अब मान लो मेरा ही उदाहरण ले, 11 बजे मैंने ये स्ट्रेस पे लेक्चर देना था और मेरा तैयार नहीं होता, या मेरे पास इतनी विषय वस्तु नहीं होती कि मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा, तो आप बताओ स्ट्रेस पे लेक्चर देने से पहले मैं खुद स्ट्रेस में आ जाता, क्या मैं बोल पाता? तो यदि आप तैयार हैं, यदि आपके पास अनुभव है, यदि आपके पास तजुर्बा है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, यदि आपके पास सामर्थ्य है, यदि आपके पास साहस है, यदि आपके पास बल है, यदि आपके पास बुद्धि है, तो कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि आपको स्ट्रेस दे। आप वो चैलेंज लेते ही क्यों हैं? जब मेरे को पता है कि मैं भाग सकता हूं 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर की बजाय मैं 6 किलोमीटर तक का तो ले लूं तो माना जाता है कि ठीक है 6 किलोमीटर जैसे तैसे करके भाग लूंगा। लेकिन मैं 5 और हाफ मैराथन करूं, मैं 21 किलोमीटर के लूं, तो स्ट्रेस क्रिएट करेगी। अपनी क्षमता को भी मैच करना होता है। यदि आप अपनी क्षमता को मैच नहीं करेंगे तो स्ट्रेस आपके जीवन में आएगा ही। कहते हैं ना, बदलती है नजरें तो बदल जाते हैं नजारे। स्ट्रेस को गोली खा के रिमूव नहीं किया जाता। रात को नींद नहीं आ रही है, गोली ले ली, तो वो सिर्फ आपके शरीर को सुला रही है, आपकी चिंता को, आपकी स्ट्रेस को खत्म नहीं कर रही। सवेरे उठोगे तो उस चिंता के साथ ही उठोगे। चिंता आपकी दूर होगी जब आप अपनी मेंटल स्टेट को बदलोगे, सोच को बदलोगे। और ऐसी सोच, जो मैं कह रहा हूं ऐसा भी नहीं है कि मेरे कहते के साथ असर होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ये लेक्चर, मोटिवेशनल लेक्चर, ये सारी चीज है 1 मिनट के लिए बूस्ट देते हैं। 2-4 दिन हम उस प्रक्रिया को करते हैं, लेकिन क्यों है? क्योंकि हम अभ्यास में दूसरी चीज के हैं, तो उस चीजों को करने में बड़ी तकलीफ होती है। एक जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारे जीवन का क्रम है, उसको तोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है। जो व्यक्ति रात को लेट सो रहा है, सवेरे 8-9 बजे उठ रहा है, उसके लिए सवेरे 4 बजे उठना एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा कार्य है। इसीलिए, लेकिन जब सेवा भाव हो, जब लक्ष्य आपके सामने हो, तो आपको स्ट्रेस नहीं हो सकता। देखो 2 उदाहरण देता हूं। आप दशरथ माझी का नाम आपने सुना होगा। उसकी बीवी मर गई। कैसे मरी? पहाड़ से गिरकर मर गई। उसके गांव से शहर का रास्ता मात्र था तो 40-50 किलोमीटर, लेकिन पहाड़ों में से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए 5 से 6 घंटे लगते थे। दशरथ माझी ने अपनी बीवी को बहुत प्यार किया जिंदगी में, लेकिन उसके मरने पर आंसू नहीं बहाए। दशरथ माझी ने यह सोचा कि जिस कारण से मेरी बीवी मरी है, उस कारण से मैं किसी और के बच्चे को, किसी की बीवी को, मां को, बहन को, भाई को मरने नहीं दूंगा। सिर्फ एक विचार आया और उसने देखा कि इस रास्ते को छोटा कैसे किया जा सकता है। उसकी नजर में वो पहाड़ आया। यदि मैं इस पहाड़ को काट देता हूं तो यहां से 20 मिनट का रास्ता हो जाएगा, जो 4 घंटे का रास्ता है। और आप देखो उस व्यक्ति की जीवन, रोज हथौड़ी और औजार लेके निकल पड़ता। 22 साल लगातार उसने तप किया। 22 साल। उस 22 साल के तप का नतीजा क्या था? कि सड़क बन के तैयार हुई। वो रोया नहीं, वो किसी कमिश्नर के सामने, किसी सरकार के सामने, किसी पंचायत के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। तो जब आपके अंदर से जज्बा उठता है, वो साहस होता है कि मुझे करना है, तो आपको स्ट्रेस नहीं होती। आप देखो, यदि दशरथ माझी स्ट्रेस लेता कि इतना बड़ा पहाड़, और लोग बाग जब मजाक उड़ा रहे थे उनका स्ट्रेस लेता कि देखो ये पहाड़ काटेगा, एक आदमी पहाड़ काटेगा जो जेसीबी से नहीं कटता, क्या दशरथ माझी कर सकता था? इग्नोर किया, काटा मार दिया। लेट देम से, कहने दो। अपना सामर्थ्य नजर आ रहा था, अपनी हिम्मत नजर आ रही थी। अपनी हिम्मत के सामने हमेशा स्ट्रेस घुटने टेक देता है। ऐसे हजारों उदाहरण है, हजारों उदाहरण। स्ट्रेस क्यों होता है? कल परसों में एक वीडियो देख रहा, मेरी आंखों में आंसू आ।
एक कोई 20-22 साल की लड़की एक्सीडेंट होके स्कूटर से गिर गई। वो घायल अवस्था में थी, उसका पैर स्कूटर के नीचे दबा हुआ था और 9 मिनट की वो वीडियो थी। उसके अंदर पत्रकार आए हुए थे, उसकी फोटो बना रहे थे अपने चैनल पे डालने के लिए। उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। हम भूल गए क्या इस स्कूटर पे कोई और भी मेरा अपना गिर सकता है? कल को मैं भी गिर सकता हूं, इस अवस्था में मैं भी हो सकता हूं। दोस्तों, यदि 2 हाथ हम मदद के लिए उठाते हैं तो लाखों हाथ हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। 2 आंखों से हम दुनिया को देख रहे हैं तो लाखों हाथों से दुनिया देख रही है। ये हम भूल जाते हैं। यही स्ट्रेस का कारण है। हमारे जीवन से इंसानियत, मानवता, सेवा ये खत्म होती जा रही है। स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। ये स्वार्थ स्ट्रेस देता है। यदि मैंने अब दीपावली पे आप देखिए, मुझे अचंभा होता है। मैं जिस जिस पोस्ट पे जहां जहां रहा, यदि मैं पुलिस में था तो, यदि मैं एक डायरेक्टर था तो लोगों की अलग अलग सूची थी दिवाली पे मुझे विश करने आने के लिए और मेरे घर पे गिफ्ट देने आने के लिए। मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो 5 साल तक लगातार जिसने मेरे को विश किया हो दिवाली। क्योंकि दिवाली इसलिए विश नहीं कर रहे कि दिवाली है, दिवाली इसलिए विश कर रहे हैं कि 2 काम निकल जाएंगे। दिवाली है, इस बहाने मुलाकात हो जाएगी, या रिश्वत दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एक रास्ता हम खोलते हैं। यही स्ट्रेस का कारण। जब आप निस्वार्थ हो जाते हो, आपके जीवन में स्ट्रेस आ ही नहीं सकते। आप निर्मल हो जाते हो, मन से पवित्र हो जाते हो। कैसे आएगी स्ट्रेस? आप किसके लिए कर रहे हो? दूसरों के लिए कर रहे हो। ये भाव उत्पन्न होते के साथ ही आप देखिए, कुछ दिनों पहले एक फोटोग्राफर को वर्ल्ड का प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला। क्या मिला? अफ्रीका में उसने एक फोटो क्लिक की थी। फोटो क्या क्लिक की थी कि एक लड़का मरने की स्थिति में पड़ा हुआ है, हड्डी हड्डी हो रखी है, बस उसका सांस बहुत धीरे धीरे चल रहा है। 1 मिनट, आधा मिनट के अंदर उसके प्राण निकल जाएंगे। और उसके पास में एक गिद्ध बैठा हुआ है। गिद्ध, आप समझते हो? गिद्ध चील के तरह का ऐसा थोड़ा बड़ा जानवर होता है जो मरे हुए जानवरों को खाता है, और उसके मरने का इंतजार कर रहा है। उस फोटोग्राफर ने वो फोटो क्लिक की, उसको प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया। लेकिन जब अवार्ड दिया जा रहा था तो वहीं अवार्ड दिया जा रहा था, अगले दिन सबने अखबार के अंदर बहुत बड़े बड़े आर्टिकल लिखे, बहुत अच्छा फोटोग्राफर, इसकी लाइफ ये थी, इसके जीवन के संघर्ष, ये सारी चीज लिख दी। लेकिन एक पत्रकार ने हिम्मत दिखाई। उसने लिखा कि इस आदमी ने मानवता का कत्ल किया है। केवल इस अवार्ड को लेने के लिए इसने एक की जिंदगी छीनी है। इसने खून किया है उस बच्चे का। जब ये वहां तक पहुंच गया था तो उस बच्चे को उठा सकता था, उसको प्राण जिंदा रह सकता था वो बच्चा। लेकिन मित्रों, स्वार्थ हावी हो गया कि इस फोटो से, मैं इस फोटो को प्रेजेंट करते हुए दया के भाव सबके अंदर आ जाएंगे और वो मेरे को इनाम मिल जाए। क्या कार्य सही था? होता ही है। हम जिंदगियों को तड़पते हुए सड़कों पे छोड़ देते, कोई मदद के लिए नहीं आता। हम ये भूल जाते हैं कि हमें कोई खुदा ने, कोई ईश्वर ने ऐसा नहीं है कि परमानेंट भेज रखा है। ये स्थिति हमारे साथ ही बन सकती है। एक आदमी वो है जो जिंदगी देख रहा है उसमें, और एक आदमी मौत का इंतजार कर रहा है। यही दुख का कारण है, यही स्ट्रेस का कारण। स्ट्रेस कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता जीवन में स्ट्रेस को। स्ट्रेस उस दिन बढ़ती है जिस दिन जीवन के प्रति आपका नजरिया हो जाता है। आप हर चीज में अपना बेनिफिट देखना शुरू कर देते हो। हर चीज के अंदर, हर चीज को आप पाने की चेष्टा रखते हो। आप देखिए, मान लो मैंने कार खरीदी नहीं, 4-5 साल बचत की, सारे काम किए, और जैसे तैसे करके मैं कार लेके आया, बहुत खुश हूं, यारों दोस्तों में सेलिब्रेट कर रहा हूं। तुरंत मेरा पड़ोसी आ जाता है, वो मिठाई खिलाने आ जाता है। भाई साहब लो मिठाई खाई। किस बात की भाई? मैंने भी कार खरीदी। अच्छा अच्छा, कौन सी खरीदी है? सपोज मैंने कोई छोटी कार ली है, उसने मेरे से बड़ी कार ले ली, महंगी कार ले ली। मेरा आनंद जीरो हो गया और मैं फिर स्ट्रेस में आ गया। जो आनंद एक पल पहले मुझे आनंद मिल रहा था कि 3-4 साल मैंने पैसा जोड़ के कार ली थी, आज मेरा एक सपना पूरा हो रहा था कार लेने का, वो सपना धराशायी हो गया, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। क्योंकि ईर्ष्या ने उसको मार दिया कि मेरे से बड़ी कार इसने कैसे ले ली, मेरे सुख को खत्म कर दिया।
ये कंपटीशन, ये प्रतिस्पर्धा, ये ईर्ष्या, ये स्ट्रेस का कारण है। निकाल दो इनको जीवन से। कौन कहता है आपको स्ट्रेस हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। जब आप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उस ब्रह्म को देखना शुरू कर दोगे तो कहां से स्ट्रेस हो जाएगा? स्ट्रेस जब होता है जब आप ईमानदारी से अपना कार्य नहीं करते। मैं जब वकालत के प्रोफेशन में नया नया आया तो केस हारने पे मेरे को बड़ा दुख होता था कि केस हार गया, और मैं सोचता था, कईयों ने सलाह दी कि आप ऐसा कर लेते, ये झूठ बोल देते, ऐसा कर देते, वैसा कर देते तो केस जीत जाते। मुझे दुख भी होता, मैंने झूठ बोलने भी शुरू की कुछ केसेस में, लेकिन अंतरात्मा ने कहा कि यू गिव योर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग रेस्ट टू द डेस्टिनी। जो आपने किया है वो आपके पास लौट के आएगा। मैंने उसके बाद अपने केसेस ईमानदारी से लड़ने शुरू किए। उस दिन से चिंता मुक्त हो कि कोई क्लाइंट आए ना आए, और एक लोगों के अंदर एक मैसेज गया कि ये आदमी सच्चाई के लिए केस लड़ता है, और लोगों ने उस तरह के केसेस ने अप्रोच करना, जिनके केस सच्चे थे उन्होंने अप्रोच करना शुरू कर दिया, झूठों ने अपने आप खत्म कर दिया। तो जब आप किसी चीज से कोई उम्मीद नहीं रखते, आपका सिर्फ कार्य, गीता यही तो संदेश देती है कि अपना बेस्ट परफॉर्म कर दो, बाकी चीजों को आप मत करो। चाहे साइंटिस्ट है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, उसने कहा है कि मेरा जो संदेश है ये एक व्यक्ति विशेष के लिए है या एक समाज विशेष के लिए है, लेकिन आज गीता को लेके उसके ऊपर खड़े हो गए द्वंद्व करने के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स है, ये सारी चीज है। ये कैसे? तो इन स्ट्रेस का, मैं क्षमा कीजिए, ना तो मैं प्रोफेसर हूं, ना मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, और ना पढ़ाने का मुझे अनुभव है, लेकिन जीवन के अनुभव जरूर रखता हूं। जो जीवन सिखा देगा ना, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। यदि मैं कहूं गुरु कौन है, तो आपकी आवश्यकता आपका गुरु है। जिस चीज की आपको आवश्यकता है वो आवश्यकता आपको गुरु बन के वहां तक खींच के ले जाएगी। तो जीवन को मजबूत होके, जीवन को भरपूर जिए, आनंद के साथ जिए, और आनंद के साथ तभी जिया जाएगा जब जीवन मूल्यों पे आप काम करेंगे। जब उन मूल्यों पे आप काम करेंगे, वही सुख का कारण। ईर्ष्या को, द्वेष को, द्वंद्व को, कंपटीशन को, हाय तौबा को, समय पर सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप सिर्फ अपनी एबिलिटीज पे ध्यान दो ना। क्या पौधा एक ही दिन के अंदर बड़ा हो जाता है, फल देने लगता है? नहीं ना, समय के साथ आता है ना। तो हम इतने आतुर क्यों हो जाते हैं, इतने अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं उस चीज को पाने के लिए? समय से पहले हम क्यों करना चाहते हैं सारी चीज? क्या हम समय से पहले बड़े हो गए? हमने भी तो समय लिया ना। हर साल धीरे 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 करके हमारी उन्नति हुई, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक सब विकास हुआ। क्या एक दिन के अंदर हम बड़े हो गए थे? और दूसरी बात स्ट्रेस का ये है, जब आप प्रेजेंट में नहीं रहते, जब आप बच्चे थे तो बड़े होने की सोचते कि काश जितनी जल्दी हो जाए बड़ा हो जाऊं, मेरे को आजादी मिल जाएगी, माँ बाप कुछ नहीं कह पाएंगे, टीचर्स कुछ नहीं कह पाएंगे, जहां मर्जी होगी जाऊंगा। और जब बड़े हो जाते तो काश हम भी डबलू बबलू होते, नाम हमारा होता टिन्नू चुन्नू, खाने को मिलते लड़के। और पुराने दोस्त मिल जाते हैं तो वो भी क्या जिंदगी थी, स्कूल के दिन याद कर। यही सबसे बड़ा कारण। बचपन थे तो बचपन जिया नहीं, जवान है तो जवानी जी नहीं, बुढ़ापे हैं तो जवानी को याद कर रहे हैं, जवान है तो बचपन को याद कर रहे हैं। अरे भाई प्रेजेंट में जियो ना। सारी अवस्थाएं आपके जीवन के आनंद क्यों नहीं लिए आपने? होता यही है, असली आनंद को खो देते हैं। फेसबुक, एक बार हम घूमने गए, मैं आपको बताता हूँ। तो जहां भी कोई अच्छी लोकेशन बदले, मेरे 4-5 दोस्त थे, वो तुरंत कैमरा निकाले, उसकी फोटो क्लिक कर। भाई क्यों? यार फेसबुक पे डालेंगे। मैंने कहा भाई मुझे मतलब इन्वॉल्व करो साथ, इतनी अच्छी प्रकृति है, इतने अच्छे नजारे हैं, मैं टाइम के बाद इस चीज को देखूंगा। ये फोटो खींच रहा हूं, फिर घर जाके तसल्ली से फोटो देखूंगा, इस आनंद के मजे सब जीरो कर दूं। जो नजारा मेरे सामने है, जो प्रत्यक्ष मेरी आंखों के सामने है, उसका आनंद लो ना। फोटो पे लाइक नहीं मिले, कमेंट्स नहीं मिले, शेयर नहीं मिले, टेंशन हो जाती है। क्यों हो जाती है? और वो टेंशन कैसे? मैं आपको असलियत बता रहा हूं, बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं आपको। जितने कमेंट फेसबुक पे होते हैं, जितने व्हाट्सएप पे होते हैं, झूठे होते हैं। आप अपने से अंदाजा लगा लें। मेरी शक्ल तो कोई हीरो जैसी नहीं है,
लेकिन कभी गलती से कोई फोटो डाल देता हूँ तो क्या क्या चढ़ा देते हैं मुझे, वाह लुकिंग लाइक ऑसम और हीरो और फलाना और ढिकर। असली तो मुझे पता है चांद मेरी गंजी है, सिर पे खेती नहीं है। जो भी है मुझे पता है, लेकिन मैंने उम्मीद की ना। और लाइक कैसे मिलते हैं, मैंने किसी पे किया तो लाइक मिलेगा, और नहीं किया तो नहीं मिलेगा, चाहे कितनी अच्छी तस्वीर आप डाल दो। तो आप ऐसी नकली जिंदगी में, ऐसी भ्रम की जिंदगी में जी रहे हो तो स्ट्रेस में ही आओगे। तो भैया यथार्थ को स्वीकार कर लो। मुझे लगता है समय होने वाला है, यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। बेहद ही सहज शब्दों में, बेहद ही सहज ढंग से आपने जो प्रस्तुतिकरण हमें दिया है तनाव के अस्तित्व को नकारते हुए, तो हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत कुछ इससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं यूट्यूब लाइव में, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस को पिक करके आपको बताना चाहूँगी। गोवर्धन प्रसाद सूर्यवंशी जी का प्रश्न है, जीवन में संबंधों को लेकर आपस तनातनी होती रहती है, बहस अथवा वाद विवाद से बचाव हेतु एक पक्ष चुपचाप भी रहता है, ऐसे में तनाव या स्वयं के तनाव से बचने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए? हाँ जी, चलो आपके इस सवाल का जवाब देते हैं। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। आपने जो बहुत बड़े दार्शनिक थे अरस्तु, उनका नाम सुना होगा सभी ने। अरस्तु से यही सवाल किया गया। एक पति पत्नी आए, उन्होंने कहा कि हमारा झगड़ा बहुत रहता है, तो आप बताइए। तो अरस्तु ने कुछ नहीं कहा। उस समय दिन के 12 बजे हुए थे, अरस्तु धूप के अंदर बैठे हुए थे। अरस्तु ने अंदर आवाज लगाई अपनी बीवी से कि एक मोमबत्ती जला के लेके आना। उसकी बीवी एक मोमबत्ती जला के ले आई, वहां रख दी जली हुई मोमबत्ती। थोड़ी देर में अरस्तु ने उस पर फूंक मारी, बुझा दी और बोला ये मोमबत्ती आप ले जाओ। सामने वाले से कहा कि यही जवाब है। तो जी हम समझे नहीं। तो क्या समझे नहीं, इससे ज्यादा और क्या समझाऊंगा। मैंने भरी दोपहरी के अंदर 12 बजे इतनी रोशनी के अंदर मोमबत्ती मंगवाई जला के। मेरी घरवाली ने कोई सवाल नहीं किया कि मोमबत्ती किस लिए चाहिए, इतनी रोशनी है, तेरे को दिखता नहीं क्या। ये सारी चीजें, विवाद का कारण ही यही है, जब हम एक दूसरे पे हमारा भरोसा कम हो जाता है। हम पति क्या सोचता है, ये हमेशा गलत करेगी। पत्नी क्या सोचती है, इसके डिसीजन तो कभी सही होते ही नहीं। हम कमियों पे ध्यान देते हैं, यही संबंधों का विच्छेद का कारण है। यदि हम अच्छाइयां उठाने शुरू करें तो हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे। आप हमेशा, हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी लाइन है कि हम दूसरों के मामले में वी आर द बेस्ट जज और अपने मामले में वी आर द बेस्ट एडवोकेट। यदि मेरे पे कोई आरोप लगा तो मैं तर्क वितर्क देके उसको खारिज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन दूसरे ने वो काम किस परिस्थिति में किया, क्यों किया, उसको जज करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। अरे ये इसको मैं जानता हूं, ये तो है ही ऐसी, इसको तो पीछे से माँ बाप ही ऐसे थे, ये वो। आपने उस चीज के ना सॉल्यूशन में गए, ना उसकी आपने स्ट्रेंथ देखी, आपने हमेशा वीकनेस को उठाया, और यही संबंधों के उसका कारण है। संबंधों में परस्पर भरोसा जो है वो बहुत बड़ा कारण है अच्छे संबंध। एक और हमारे प्रतिभागी ने अपना एक क्वेश्चन पोस्ट किया है सर, केशव मरकाम जी। उनका प्रश्न है, सर काम बहुत ज्यादा होता है और उसे सीमित समय में पूरा करने को कहा जाता है, तो स्ट्रेस कैसे कम होगा? आप रियलिटी को बताइए ना। आपकी जो मैनेजमेंट है, जो वो है, आप उसको लेते क्यों हैं। आप बताइए कि इतना काम, यदि आपको क्वालिटी चाहिए तो इतना काम इतनी देरी में ही हो पाएगा। आपको क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे करूंगा, जिस तरह से करूंगा, जो काम 1 घंटे में फिनिश होना चाहिए, आप उसी काम को मेरे से 40 मिनट में करवाना चाह रहे हैं, तो नेचुरली कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होगा। यदि क्वालिटी का आपने कंप्रोमाइज करना चाहते हैं तो आप कीजिए, कोई बात नहीं। वो तो नेचुरल है। एक चीज को आपको खत्म करना पड़ेगा। यदि आप क्वांटिटी में जा रहे हैं तो आपको क्वालिटी खत्म करनी पड़ेगी। यदि आप क्वालिटी में जा रहे हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी कम रहेगी। साधारण सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है। एक जगह पे आपने 100 पेड़ लगा दिए, थोड़ी सी जगह है, उनको नरिशमेंट मिलेगा नहीं, पोषण मिलेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपने उपयुक्त दूरी पे लगाए हैं, अच्छे से फले फूलेंगे। हमारे एक और प्रतिभागी हैं, उनके कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर नरेट करना चाहूंगी। शशांक उपाध्याय जी का प्रश्न है,
कि सर अगर बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है कि उसे वापस से चालू करने की हिम्मत ना हो, तो इस कंडीशन में एक व्यक्ति कैसे जीवन यापन करेगा? और अगर वह स्ट्रेस में है तो उसका क्या हल होगा? उन्हीं का एक और प्रश्न है जो इससे कनेक्टेड है कि क्या परिस्थिति इंसान को मजबूर करती है स्ट्रेस लेने के लिए, या व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार होता है? और क्या किसी बिना किसी मोह माया और सुख के इच्छाओं के इस जगत में रहना और पारिवारिक जीवन यापन करना सही है? क्वेश्चन ऐसा है कि इस पे 1 घंटे का लेक्चर और चला जाएगा, लेकिन मैं संक्षिप्त। एक्चुअली जी, दरअसल आपके लेक्चर में ये बातें ऑलरेडी नोट वो की जा चुकी हैं, बट चूंकि हमारे प्रतिभागी बहुत उत्सुकता से आपका प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मैं यू कि आप थोड़ा सा उसको सेटिस्फाई करने जी का। जी जी, देखिए, इनके सवाल का बेस्ट जवाब स्वामी विवेकानंद ने दिया था। ऐसा ही सवाल स्वामी विवेकानंद के सामने किसी व्यक्ति ने किया था कि मैं बर्बाद हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, मेरा बिजनेस ये हो गया, वो हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अब मैं कैसे जीऊं? स्वामी विवेकानंद ने एक लाइन के अंदर उत्तर दिया था कि सब कुछ खोने से बुरा वो उम्मीद को खोना बुरा है। यदि आपकी उम्मीद खत्म हो गई तो वो इससे ज्यादा बुरा नहीं, आपने सब कुछ खो दिया। खोने के बाद भी यू आर हैविंग फ्यूचर इन योर हेड, आपके पास आपका वर्तमान है। आपने यदि उम्मीद खो दी तो आपका सब कुछ गया है, आपने उम्मीद नहीं खोई तो आपका कुछ भी नहीं गया। दूसरी बात यह है कि एक वेद के अंदर एक वाक्य आता है, वर्तमान निर्दोष है। वर्तमान को निर्दोष इसलिए बोला गया है कि एवरी न्यू इनकमिंग मिनट इज गिविंग यू अ न्यू अपॉर्चुनिटी। प्रत्येक उगने वाला सूरज प्रत्येक दिन आपको एक नया अवसर प्रदान करता है। कितना भी हुआ हो, आपसे आपकी योग्यता नहीं छीनी, आपसे आपके तजुर्बे नहीं छीने, आपसे आपका ज्ञान नहीं छीना। जब तक ये नहीं छीनता तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको साहस की, हिम्मत की जरूरत है। उन रास्तों से निकल जाते हैं और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन बात इसका ध्यान रखना है कि उम्मीद आपकी वो नहीं टूटनी चाहिए। आप दोबारा से उन चीजों को सारी को डिटेलिंग करें उसकी, कि ऐसा क्यों हुआ और मैं क्या करूं। एनालिसिस भी आपका होना चाहिए। यदि आप एनालिसिस के लिए किसी गुरु के पास पहुंच गए, किसी पंडित के पास पहुंच गए, उन्होंने कुछ नहीं करना। वो कहेगा शनि में 5 नारियल यहां दबा दो, वहां दबा दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। यू आर द बेस्ट एनालिस्ट। आपके उसमें नुकसान क्यों हुआ है, आप निष्पक्ष होकर सोचिए, आपको जवाब मिलेंगे। और यही होता है। आपको बताता हूं, सहारा कंपनी एक टाइम के अंदर डूब गई थी, लेकिन सहारा कंपनी के मालिक ने, सुब्रतो राय ने, उन चीजों पे गौर किया जिन चीजों की वजह से ये सारा कुछ हुआ था, और दोबारा इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हो गई। तो साहस आपने नहीं छोड़ना है और एनालिसिस खुद से करना है, किसी दूसरे की मदद, क्योंकि दूसरा रियल सर्कमस्टेंसेस से अवेयर नहीं है। ही इज नॉट अवेयर ऑफ द रियल सर्कमस्टेंसेस व्हिच हैज टेकन प्लेस इन योर बिजनेस एंड ऑल। तो हाउ ही कैन गिव अ गुड सॉल्यूशन टू यू? तो अपनी चीजों के अंदर स्वयं एनालिसिस करें, दिस इज द बेस्ट थिंग। उम्मीद को बनाए रखें, certainly you'll get success. Thank you very much, sir. We are feeling privileged to have you as a resource person in our international webinar. The way you illustrated the things, the way you gave the examples that were so relatable to everyday's life, and our participants are continuously commenting so much admiration and showing their appreciation for you. Thank you so very much. हम आपके आभारी हैं। पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ टुडेज सेकेंड डे ऑफ आवर इंटरनेशनल वेबिनार। मैं सबसे पहले हमारे आज के मुख्य वक्ताओं डॉक्टर राकेश तोमर एवं श्री रंजीत सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पूरा महाविद्यालय परिवार आपका आभारी है कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें डिवोट किया। आपके सहज उद्गारों से ना सिर्फ पार्टिसिपेंट्स ने इस पूरे प्रेजेंटेशन को एंजॉय किया, बल्कि आई शुड से कि उन्होंने फील भी करके इस चीज को अपने जीवन में लाकर वो लाभ प्राप्त करेंगे। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। मैं YouTube लाइव पर हमारे सारे व्यूअर्स, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, हमारी पूरी महाविद्यालय परिवार की टीम, एक एक यूनिट जिसने इस इंटरनेशनल वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने में हमें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया है, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी के
सहयोग के बिना इसकी सफलता की कल्पना करना भी बेमानी है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको ये बताते हुए कि कल पुनः हम 10 बजे इस इंटरनेशनल वेबिनार के तृतीय एवं अंतिम दिवस पर इकट्ठे होंगे एवं कल 2 सेशन और उसके उपरांत हमारा समापन समारोह होगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्राचार्य महोदय की अनुमति से मैं हमारे इंटरनेशनल वेबिनार के द्वितीय दिवस के समापन करने की अनुमति चाहती हूँ एवं इसकी घोषणा करती हूँ। धन्यवाद रंजीत जी, धन्यवाद डॉक्टर राकेश तोमर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।